हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं पढ़ के बताऊँगा। जहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है वहाँ पर मैं एक एक सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से। और अगर आप लोग पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, बीएड बीटीसी की क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे बीएड और बीटीसी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर जाके इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, या फिर सिर्फ पाठ्य योजना लिखना चाहें तो पाठ्य योजना लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसका दिनांक लिखना है। विषय सामाजिक अध्ययन का है। कक्षा की बात की जाए तो 6th है यहाँ पे। और कालांश यहाँ पे अपने अनुसार भरना है आपको, जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि 5वां यहाँ लिखा है तो 5 लिख लीजिए। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है, और समय अवधि 30 मिनट का है तो 30 मिनट लिख लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो प्रकरण है वो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, क्योंकि ये हल्का सा धुंधला दिखेगा आप लोगों को, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ बार बार वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने पहले हेडिंग की तरफ, जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। इसको ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य सेम चीज़ें होती हैं। इसमें आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की नॉलेज उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट, ज्ञानात्मक। छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की संबंधी अवधारणाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है, छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति सिंधु नदी घाटी सभ्यताओं और उसकी परस्पर तुलना कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे अनुप्रयोगात्मक। छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की संबंधी सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अपने भावी अध्ययन में कर सकेंगे। और अगला पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं को चार्ट पर सूचीबद्ध कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अभिरुचि। 5वीं पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट यहाँ से ध्यान से देखिएगा, छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, वे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में अपने अध्ययन में से अध्यापक से, यहाँ पे देखिए अध्यापक से प्रश्न पूछ सकेंगे। और लास्ट हेडिंग इसमें आती है अवृत्ति की। छात्र वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग आपका, जिसको कहते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के दौरान लेते हैं उनको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, मानचित्र, चार्ट्स, लपेट फलक, संकेतक तथा अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया, छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी है। अब हम चलते हैं प्रस्तावना प्रश्न की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका माना जाता है लेसन प्लान का। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखिए प्रस्तावना, या फिर प्रस्तावना प्रश्न लिख सकते हैं। उसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है आपको। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। उसके तीसरा कॉलम लिखिए विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से अपना दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उससे आंसर मिलेगा, फिर उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? तो बच्चे बोलेंगे इतना तो बता ही लेंगे, भारत। दूसरा प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? बच्चे बोलेंगे दक्षिण एशिया में। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में किस प्राचीन सभ्यता का उदय एवं विकास हुआ था? बच्चे बोलेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का। चौथा प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बाद भारत में किस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ? तो बच्चे बोलेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हो सकता है ना बता पाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे तो आपके क्लास में होंगे जो बता लेंगे कि वैदिक सभ्यता का एवं संस्कृति का विकास हुआ था। अब आप 5वां क्वेश्चन पूछ लीजिए यहाँ पे, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं विस्तार पूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है।
तो यहाँ पे देखिए बताया गया है। अच्छा बच्चों छात्रों, आज हम वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। अब उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालना है आपको प्रस्तुतिकरण का। यहाँ पे देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा हेडिंग, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे टोटल 6 कॉलम में डिवाइड किया गया है। छोटा दिख रहा है, अभी जूम करके दिखा दूंगा आप लोगों को मैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं या विद्यार्थी क्रियाएं, विधि और प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। अब जूम करता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। इसको इस ऐसे पेज पे बनाइएगा जो 2 पेज मिलके नहीं बीच का पेज होता है, वैसे पेज पे बनाइएगा जहाँ पे सारी चीज़ें 6 कॉलम बन जाए आसानी से। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है वैदिक काल। छात्राध्यापक कथन में लिखा गया है, इसकी व्याख्या करेंगे आप। वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी इस सभ्यता से संबंधित काव्य में मिलती है। ये काव्य वेद कहलाते थे, इसलिए इसे नई सभ्यता कहा गया। असल में वेद काव्य भी नहीं थे, वे सूलों के संकलन थे। यहाँ पे सूक्तों के संकलन थे, यानी कि जिसको सही तरीके से बोला जा सके। सूक्त यानी सुवचन, अच्छे शब्द वाक्य, ये सूक्त प्रार्थनाएं होती थी। इन सूक्तों को पढ़ा नहीं जाता था, इन्हें बोला और सुना जाता था। इन्हें बोलने का विशेष ढंग होता था ताकि उच्चारण ठीक रहे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हें सही तरीके से प्रेषित किया जा सके। वैदिक सभ्यता के बारे में और जानकारी पुरातत्वविद अवशेषों से भी मिलती है। छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम यहाँ पे पढ़ा लिए हैं, अब बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है वैदिक सभ्यता से संबंधित काव्य क्या कहलाते हैं? बच्चे बोलेंगे वेद कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है वेदों के कारण ही नई सभ्यता का क्या नाम पड़ा? बच्चे बोलेंगे वैदिक सभ्यता। तीसरा प्रश्न है वास्तव में वेद क्या थे? बच्चे बोलेंगे सूक्तों के संकलन। चौथा प्रश्न है इन सूक्तों को बोलने के ढंग की विशेषताएं विशेष प्रकार से क्यों बोला जाता था? तो बच्चे बोलेंगे ताकि उच्चारण ठीक से हो। ये देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा गया इसका आंसर। फिर पांचवा प्रश्न है वैदिक सभ्यता के बारे में आप और क्या जानकारी कहाँ से मिलती है? बच्चे बोलेंगे पुरातत्वविदों के अवशेषों से। अब इसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वेदों के प्रकार और वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। छात्राध्यापिका कथन में लिखा गया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक लिखिएगा, गलती मत करिएगा। ऋग्वेद कोई 200 साल पहले प्रथम बार छापा गया। उसके पहले यह पांडुलिपि के स्वरूप में ही उपस्थित था, यानी उसके पहले छपा नहीं हुआ था, बस उसके कुछ अवशेष मिलते हैं जो पांडुलिपियों पे लिखे गए थे। इसे पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। विद्यार्थी सही तरीके से उच्चारण कर वेदों को कंठस्थ करना सीखते और इस तरह से कई सौ साल वेद इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित होते रहे। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, यह आजकल की संस्कृत से थोड़ी भिन्न भाषा है। वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे। इनका मुख्य धंधा पशुपालन था। ये एक जगह का स्थायी रहकर खेती भी करने लगे। कबीले एवं स्थान पर बस गए, समाज का विस्तार हुआ। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को समझेंगे और व्याख्यान विधि था। और श्यामपट्ट में देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ से सही से ये PDF नहीं मिली थी मुझे। यहाँ पे मैं बता दूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ाया है कि वेद कितने प्रकार के हैं, वेदों के नाम, और उसमें यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा गया था वही लिखिए आप, ठीक है। अब फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे आप। ऋग्वेद को कब छापा गया? बच्चे बोलेंगे 200 साल पहले लगभग। इसमें कितनी प्रार्थनाएं? बच्चे बोलेंगे 1000 से अधिक। वेद कुल मिलाकर कितने हैं? बच्चे बोलेंगे 4। एक ही स्थान पर कौन बस गए? बच्चे बोलेंगे कबीले। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिखिए, लेकिन यहाँ पे याद करिएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, ये इस चीज़ सुधार लीजिएगा। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे एक भी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लिखा के दिख रहा है वेदों के चार संख्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यहाँ पे यजुर्वेद और अथर्ववेद लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आता है, हेडिंग डालिए मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सुवचन अच्छे शब्द या वाक्य का शब्द अर्थ है। अ प्रार्थना, ब सूक्त, स कहानी, इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है सूक्त होते हैं जिनको सही से बोला जा सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेदों की संख्या है तो यहाँ पे 4 भरना था, 4 भरा गया है। दूसरा प्रश्न है वैदिक सभ्यता के प्राचीन ग्रंथ डैश डैश कहलाते हैं। बच्चे बोलेंगे वेद कहलाते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। उसके बाद सत्य असत्य है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए, वैदिक सभ्यता का पहला ग्रंथ ऋग्वेद नहीं था। बच्चे बोलेंगे असत्य है क्योंकि ऋग्वेद ही पहला ग्रंथ था। दूसरा है वेद की भाषा संस्कृत थी।
ये सत्य है, संस्कृत थी, थोड़ी सी अलग थी आज के संस्कृत से, लेकिन संस्कृत ही थी। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। वैदिक सभ्यता के लोग आने जाने के लिए किस पशु का प्रयोग करते थे? बच्चे बोलेंगे घोड़े का। 4 वेदों के नाम लिखो, बच्चे बता देंगे आराम से। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसके बाद आता है लघुतरात्मक प्रश्न, ऋग्वेद की कितनी प्रार्थनाएं थी? बच्चे बोलेंगे 1000 से अधिक। दूसरा प्रश्न, तत्कालीन समाज के लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? और उसके बाद लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का, गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया एक प्रश्न, वैदिक सभ्यता के लोग पशुओं को लेकर क्यों घूमते थे? परीक्षक टिप्पणी यहाँ पे करेगा अपना, और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देगा। यहाँ पे टिप्पणी का मतलब होता है कुछ आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में कमियाँ होंगी तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, और कुछ सुझाव होगा तो भी यहाँ पे लिखेगा। तो ये था पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री है। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए डेली बेसिस पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।